अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे पीटीवी के दौर के एक ड्रामे के क्लिप के बारे में जो कि 70s में बना था और शायद 70s में ही चला था, लेकिन आजकल वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि हमें तो कहते हैं कि भाई पीटीवी का दौर था, हम सब बैठकर ड्रामा देखा करते थे, मैं भी कहता हूँ, लेकिन वो क्लिप देखने के बाद लोग कहते हैं कि इतनी बेशर्मी उस दौर में थी, ऐसा लिबास उस दौर में पहना जाता था, लेकिन हमें ये कहा जाता है कि भाई आज के दौर में बेहयाई बहुत है। और वाकई वो क्लिप देखने के बाद मैं ख़ुद भी बड़ा हैरान हुआ कि 70s में शायद वो ड्रामा चला था और उस दौर का ये ड्रामा जिसमें साड़ी का आप इतना डीप गला, छोटा ब्लाउज़ और मतलब हैरान कुन चीज़ यार, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमने जब पीटीवी देखा तो उसमें तो इस तरह का लिबास देखने को नहीं मिलता था। लेकिन हमसे भी पहले का वो दौर, हमसे भी पहले का यार, कैसी बात है यार, असी जमे भी नहीं सही यार उस टाइम यार। इसमें कोई शक तो नहीं है ना? अगर किसी को लगता है कि मैं बहुत पुराना हूँ तो यार मानने दो, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। खैर, हमारे आबाओ अजदाद जो ये कहा करते थे कि हमारे दौर में ऐसी बेहयाई नहीं हुआ करती थी, आज भी कितने लोग हमारे ड्रामे देख कर कहते हैं ये जो तुम्हारे ड्रामों में दिखाया जाता ना, ये हमारे ड्रामों में नहीं होता था। हमारे दौर में ऐसे साफ शफाफ ड्रामे होते थे, इतने अच्छे लिबास होते थे। उनसे मेरा ये सवाल है कि ये लिबास आप ज़रा नज़र तो डालें, पीटीवी पे चल रहा था ये ड्रामा और पीटीवी के दौर का ये ड्रामा, और आप सिर्फ ड्रेसिंग चेक करें। चले माना कि थोड़ी बहुत साड़ी में अगर पेट नज़र आ रहा हो, थोड़ा बहुत 1-2 इंच का, ऐसे कोई समझ में आता था, लेकिन बिल्कुल ना होने के बराबर भाई डीप नेक और उसके बाद बिल्कुल छोटा सा ब्लाउज और बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। ये सब कुछ था पीटीवी के दौर में। अब बहुत सारे लोगों ने ये लिखा कि ये भुट्टो के दौर में सब कुछ था, भुट्टो ने बेहयाई बिल्कुल इस तरह कर दी थी, कुछ लोगों ने लिखा हुआ था। और ये भी लिखा हुआ था कि फिर जनरल ज़िया के दौर में वहाँ आकर उन्होंने सारी पाबंदियाँ लगाई कि भाई आप कोई खबरनामा भी सुनाएगा तो दुपट्टा सर पे होगा, अगर कोई ड्रामे में काम भी करेगा तो दुपट्टा सर पे होना चाहिए, अगर दुपट्टा नहीं होगा तो उस ड्रामे को चलने नहीं दिया जाएगा। अब कुछ लोग ये लिखते हैं कि नहायत ही बेशर्मी थी भाई, हमें तो ये कहा जाता है कि उस दौर में तो बड़ी शराफत थी, बड़ा अच्छा लिबास पहना जाता था। इसके बाद एक और कमेंट है, उसमें लिखा हुआ है जी, हद है, ब्लैक साड़ी का ब्लाउज तो देखो इतना छोटा उस जमाने में भी। हाँ जी, आज के दौर में भी कल परसों की बात है, आयशा उमर एक मॉल में गई और उन्होंने इसी तरह का ब्लाउज पहना हुआ था। भाई पूरे सोशल मीडिया पर आयशा उमर को बहुत गालियां दी गई, बहुत बुरा भला कहा गया कि भाई ये एक्ट्रेस हैं और इनको इतनी शर्म नहीं है कि मॉल में जा रही हैं और इस तरह के कपड़े। भाई ये तो 70s का दौर है जिसका वीडियो क्लिप अब वायरल हो रहा है। ये किस किस्म का नंगा पंगा पीटीवी था भाई? हाँ भाई, बिल्कुल कोई जवाब है। अब वो लोग सामने आए जो ये कहा करते थे पीटीवी का दौर बहुत अच्छा होता था। एक कमेंट मुझे पढ़ने को मिला जिसके बारे में मैं पहले ही कह चुका हूँ कि सही नंगापन था भुट्टो के ज़माने ड्रामों में, फिर ज़िया दौर में इन पर संगल डाली, मतलब जंजीर डाली गई। 70s का वक्त आज से ज़्यादा मॉडर्न एजुकेटेड था, वहाँ उस वक्त के लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे। कुछ लोग ये भी लिखते हैं, अच्छा वो क्या था, जिस तरह आजकल लोगों को लगता है ये जो पाबंदियाँ हैं, औरतों को कहा जाता है कि पूरा लिबास पहनो, भाई इतना पढ़ो, ऐसे ना जाओ, वैसे ना जाओ, ऐसे ना बैठो, ये ना करो, वो ना करो, जिस तरह से हर घर में एक अच्छे पढ़े लिखे समझदार और जो माँ बाप होते हैं अपनी बेटियों और बेटों दोनों को समझाते हैं कि कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए। अच्छा, मेरा एक सवाल है, अगर इन लोगों को ये लगता है कि ये जो औरतों को हम समझाते हैं ऐसे ना बैठे, वैसे ना बैठे, और जिन मर्दों को हम ऐसे समझाते हैं, ये जो लोग बहुत अपने आप को मॉडर्न समझते हैं, मुझे एक बात बताएं कि मॉडर्निज्म कहाँ से आता है? मगरिब से आता है, यूरोप से आता है। वहाँ की लड़कियाँ क्या यूं करके बैठती हैं? ऑब्वियसली वो टांग पे टांग रख के बैठती हैं, ताकि उन्होंने जो स्कर्ट्स वगैरह कुछ भी पहना होता है तो उनको ऐसा कुछ ना लोगों को देखने को मिले कि बुरा लगे। ठीक है,
अब एक तो ऐसी बातें समझाने में भी ना शर्म आती है, लेकिन आप लोगों को कैसे समझ आएगी जिन लोगों को ये लगता है कि हमारी सोच दकियानूसी है। खैर, लोगों को बहुत बुरा लगा, ये एक बहुत लंबा कमेंट था, इस पर डिस्कशन बनती थी। खैर, आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं ज़ीशान रोकड़ी के बारे में और मोहम्मद राना के बारे में और साइमा जी के बारे में। ज़ीशान रोकड़ी को कास्ट किया गया था फिल्म मुख्खो के लिए। अब उनसे पूछा गया कि आपने उस फिल्म में काम करने से इनकार क्यों किया। उन्होंने कहा इनकार नहीं किया भाई, मैंने उस फिल्म के लिए मांगा 1 करोड़ रुपए। फिल्म में काम करने का मैंने 1 करोड़ रुपए मांगे, जिसमें मेरे तकरीबन कोई 10, 15, 20 दिन लगने थे। उन्होंने मुझे कहा कि आप 1 करोड़ मांग रहे हैं, हमने तो मोहम्मद राना को 5 लाख रुपए दिए। वो कहते हैं ज़ीशान रोकड़ी कि भाई आप कहते हैं कि हम इंडिया से मुकाबला करेंगे मूवीज़ में, ये तो इंडिया की करेंसी के 70,000 रुपये बनते हैं। अगर पाकिस्तान के इतने बड़े स्टार यानी कि मोहम्मद राना को अगर आप 70,000 रुपये दे रहे हैं तो ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती है। और अगर आप साइमा जी को इनसे 4 गुना ज़्यादा भी दे रहे हैं तो 20-25 लाख रुपये दे रहे होंगे। ये कैसी प्रोडक्शन है, ये कैसी फिल्म्स हैं। मैं तो इतने पे काम नहीं करता। और बाकी ये बात सोचने के लिए है कि भाई अगर मोहम्मद राना पाकिस्तान के लेजेंड हैं, इतने बड़े स्टार हैं, तो उनको 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं और वो कर भी रहे हैं, और ये 1 करोड़ रुपया मांगते हैं। जहां आप देखें ये तो मोहम्मद राना को 5 लाख दे रहे हैं ना। मैं मान जाऊं कि अगर आप ये 5 क्या 25 लाख में भी मैं भी शायद से काम करवा लें, माहिरा खान से काम करवा लें, वो तो एक ड्रामे में नहीं करते तो फिल्म तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप सबा कमर से करवा लें तो मान लें। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये लोग क्यों कर रहे हैं। इन लोगों को चाहिए कम बैक, हमें चाहिए काम दोबारा से। मोहम्मद राना कभी किसी दौर में सुपरहिट फिल्म्स काम करते थे, चूड़ियाँ हो गई, दीवाने तेरे प्यार के, और बेशुमार मूवीज़ होंगी, इसी तरह बाबर अली सब करते थे। लेकिन अब दौर ख़त्म हो गया, तो इनको गवर्नमेंट ने फ़ंड दिया। वो फ़ंड किसी को 1 करोड़ मिला, किसी को 2 करोड़ मिला, किसी को 3 करोड़। अब सोचा जाए जहाँ हुमायूं सईद फिल्म बनाते हैं 10 करोड़ रुपए में, वहाँ उसी तरह की प्रोडक्शन 3 करोड़ में कैसे होगी। उसी तरह के लोग, स्टार्स, लोकेशंस, ये सब कुछ कैसे होगा, नहीं हो सकता। जिस तरह से अभी आपने फिल्म देखी होगी आग लगे बस्ती में या ज़ॉम्बीट, ये मूवीज़ आपको क्या लगता है 2-3 करोड़ में बन सकती हैं? नहीं बन सकती। फ़ाद मुस्तफ़ा की अपनी पेमेंट 1.5-2 करोड़ होगी, माहिरा खान की, महविश हयात की, इन सब की पेमेंट्स जो हैं वो करोड़ों में है। तो फिर ज़ाहिर है ज़ीशान रोकड़ी का ऑब्जेक्शन अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब इनको फंड ही इतना मिला है 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, उनमें उन्होंने अपने भी बचाने हैं, फिल्म भी बनानी है और लगानी भी है। ये सारी बातें कही हैं। आपको क्या लगता है ज़ीशान रोकड़ी को 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए था फिल्म के लिए, और मोहम्मद राना को 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, तो क्या ठीक है? क्या ये पेमेंट्स लेकर हमारे एक्टर्स या हमारी फिल्म इंडस्ट्री, इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री से मुकाबला कर सकती है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं शाहिद आफरीदी के बारे में। शाहिद आफरीदी एक इवेंट पर जाते हैं, स्टेडियम में जाते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि जिसके बाद लोगों के खिलाफ नहीं बल्कि शाहिद आफरीदी के खिलाफ हो गए। रश लगा हुआ था, लोगों को शाहिद आफरीदी के साथ मिलने का बहुत शौक था, आगे आगे हो रहे थे, शाहिद आफरीदी को धक्का लग जाता है। शाहिद आफरीदी को धक्का लगता है तो शाहिद आफरीदी आगे से थप्पड़ मार देते हैं, मुंह पे हाथ रख के पीछे धकेल देते हैं, धक्का दे देते हैं, और ये पहली बार नहीं हो रहा। शाहिद आफरीदी अक्सर ऐसा कर देते हैं, लेकिन लोग जो हैं वो शाहिद आफरीदी का साथ नहीं दे रहे, बल्कि ये लिखते हैं कि औकात से ज़्यादा लिफ्ट का नतीजा। भाई जब इनको औकात से ज़्यादा लिफ्ट करा दी जाए तो फिर ये ऐसे ही हो जाते हैं। लोगों को जलील होने का शौक़ है, जो ऐसे 2 टके के लोगों के आगे जमा हो जाते हैं। अब जाहिर है जब स्टार होता है धक्के भी लग जाते हैं, लोग आपसे टकरा भी जाते हैं, फिर आपको बर्दाश्त भी करना चाहिए यार। अगर यही लोग आपके आगे पीछे ना होते तो आप स्टार कहाँ होते? मुझे ये बताएं ज़रा यार। मेरा आप लोगों से सवाल है कि जब आपको कोई मिलने के लिए आगे होता है तो आपको तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन आपको लगता है मुझे धक्का लग गया, आपने तो उनको आगे से जूते मारने शुरू कर दिए हैं यार। भाई आप स्टार हैं, लोग आपकी मोहब्बत में आगे हो रहे हैं। मुंह से इखलाक की बातें करना बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा धक्का लगने पर आपने अगले को धक्का दे के पीछे कर दिया, बल्कि चपेट तक मार दी, तो भाई आपके अंदर कितनी बर्दाश्त है। और मैं ये समझता हूँ कि
लोग जो हैं अपनी इज्जत खुद नहीं करवाते। मुझे लगता है कि लोगों को ना इस तरह की हरकतें करनी, जितना बड़ा मर्जी कोई स्टार है, ठीक है देख लिया, अगर कोई सेल्फी लेने का मौका मिलता है ले ले, नहीं है रश है, क्या ज़रूरत है अपने शूज़ गंदे करवाने की। अच्छा, कुछ लोग लिख रहे हैं कि बूट पॉलिश से मज़ीद क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ये मुझे समझ नहीं आई, बूट पॉलिश से क्या ये बहरहाल मेरी समझ से बाहर है। आप लोगों को क्या लगता है ये क्या लिखा है? खैर, इस बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। शाहिद अफरीदी अक्सर ऐसी हरकतें करते रहते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं, क्या लगता है उनको, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। खैर, इस बारे में आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं अताउल्ला खान ईसा खिलवी के बारे में। अताउल्ला खान ईसा खिलवी का एक नया पॉडकास्ट आया, उसमें उन्होंने बड़ी हैरानकुन बातें की। उन्होंने कहा कि बस ज़िंदगी में बहुत जी लिया, बहुत पैसा कमा लिया, सब कुछ कर लिया, अब जाने की तैयारी है। जाने की तैयारी के लिए तो मैंने अपनी कब्र भी तैयार करवा ली है। अब इरशाद भट्टी सामने बैठे हुए, तो इरशाद भी बड़े हैरान होते हैं, सच कह रहे हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि मैं एक जगह मस्जिद बनवा रहा था और मस्जिद के साथ मैंने एक जगह देखी, तो मैंने कहा यहीं मेरी कब्र भी होनी चाहिए। तो फिर मैंने वहाँ पर अपनी कब्र खुदवा दी, तैयार करवा ली कि जब मेरी डेथ होगी तो मुझे यहाँ दफना दिया जाए। बड़ा हैरान कौन था। लेकिन इसके साथ उन्होंने एक और बयान दिया जिस पर उन्होंने बाद में थोड़ा यू टर्न ले लिया। उन्होंने कहा कि वहाँ पर पूरा कब्रिस्तान बनने की जगह, उन्होंने कहा नहीं, 2-3 कब्रें बनने की जगह है। एक जगह मैंने अपने लिए रखी और एक अपनी बीवी के लिए, मतलब एक कब्र अपने लिए बनवाई, एक बीवी की। उन्होंने कहा चलो तुसी अपने हस्ते तो बनवा ली, लेकिन बीवी हस्ते क्यों बनवाई? तो ज़ोर से हंसे, कहते नहीं मजाक कर रहा हूँ ये वो। जाहिर है बीवी के लिए साथ रखी होगी जगह और कब्र भी बनवाई होगी, सारी चीज़ें। लेकिन अब जाहिर है कि अपने साथ बीवी के बारे में ये बात कर रहे थे तो बैकलैश आना था। तो उन्होंने कहा बैकलैश आएगा, हमें तनकीद होगी, तो मैं इसको यू टर्न ले लेता हूँ। अब इस पर लोग क्या लिखते हैं? लोग लिखते हैं कि कफन पहले से लेके रखना जायज़ है, लेकिन कब्र पहले से तैयार कराना जायज़ नहीं है। और एक और साहब हैं, वो लिखते हैं कि आमिर न्याजी इनका नाम है, ये कहते हैं यार हमें तो कब्र से डर लगता है, ईमान कमज़ोर है। इनका ईमान लगता है बहुत मजबूत है, जिन्होंने अपने लिए कब्र पहले से खुदवा दी। हा, बड़ा मुश्किल काम है। कब्र का सोच के भी कब कभी तारी हो जाती है। कब्र में उतारा जाएगा, कब्र में जाएंगे, हिसाब होगा। ऐसे हल्का सा अगर होश आएगा, मतलब समझ आएगी, सबकी आवाज़ मुझे सुनाई देगी कि मेरी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देगी। मुझे छोटी सी जगह पर मेरे अपने बच्चे, मेरे अपने दोस्त, मेरे रिश्तेदार में पत्थर रख देंगे, मेरे ऊपर मिट्टी डाल रहे होंगे, गारा लगा रहे होंगे कि मैं बाहर ना निकल सकूं। मैं हिल नहीं पाऊंगा, मुझे खौफ आएगा अंधेरे से, डर लगेगा, सब कुछ होगा। मैं चिल्लाऊंगा शायद, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो, लेकिन कोई मेरी आवाज़ नहीं सुन पाएगा। मैं सबकी सुन रहा हूँ शायद, लेकिन मेरी कोई नहीं सुन पाएगा। ये सोच कर खौफ आता है यार। कभी सोचो यार आप भी कि हम तो दुनिया में पैसे लोगों के खाते हैं, फ्रॉड करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या होता है कि भूल जाते हैं, सब कुछ करने के बाद भूल जाते हैं कि वो छोटी सी जगह जहाँ हमें अपने ही दफना कर चले जाएंगे, फिर आएंगे वो फरिश्ते जो पूछेंगे हाँ भाई बता क्या करके आया। खैर, उन्होंने अपने लिए कब्र बनाई और ये चीज़ बड़ी सुनकर भी जो है ना खौफतारी हो रहा था। खैर, हम तो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें और उन सब, बल्कि सबको अगली ज़िंदगी की तैयारी करने वालों में से बनाए। हमें मौत उस वक्त दे जब हमारी मगफिरत हो जाए। अल्लाह हमें दुनिया में ऐसे काम करने की तौफीक दे कि हमारी मगफिरत हो जाए। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं अनीका जुल्फ़िकार के बारे में, जिनका एक ड्रामा अली अंसारी के साथ आने वाला है जिसका नाम है बॉम्बे टेलर। इसके हवाले से जब इनसे पॉडकास्ट में पूछा जा रहा था रोमांटिक सीन्स के हवाले से, आप सभी को पता है कि आजकल जो भी पॉडकास्ट हो, जो भी इंटरव्यू हो, जो आजकल के हमारे एक्टर्स हैं जिनके बड़े बड़े ड्रामे आते हैं, सुपरहिट ड्रामे भी आते हैं, फ्लॉप भी आते हैं, लेकिन चूंकि अब उनका नाम बन चुका है तो उनसे ये पूछा जाता है रोमांटिक सीन करने में आपको कैसा लगता है। मुश्किल होती है, नहीं होती है, क्योंकि रोमांटिक सीन किए जाते हैं। तो अली अंसारी कहते हैं कि कभी कभी हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो हमें लगता है यार ये वाले डायलॉग्स तो बिला वजह ही हैं। अगर हमारी
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो और हमारी केमिस्ट्री मिलती हो तो हम उसको थोड़ा चेंज करके कर लेते। लेकिन कभी कभार मुश्किल इतनी होती है कि कैमरे के पीछे बेतहाशा लोग खड़े होते हैं और वो रोमांटिक सीन करना इंतहाई मुश्किल होता है। भाई तो अनुकरण की लोड़ केड़ी है। बल्कि लास्ट टाइम अभी मिशी खान बोली थी कि जिस तरह से हमारे ड्रामों में आजकल पप्पियाँ जप्पियाँ दिखाई जा रही हैं तो कुछ दिन के बाद फुल रोमांटिक माहौल भी दिखाया जाएगा। और अगर हम इस पर नहीं बोलेंगे तो कुछ ही दिनों के बाद आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देखें, ओए होए बच्चों बड़ा फिट सीन निकल और होगा ऐसे ही। तो ये सब चीज़ें देखकर मुझे लगता है कि यार हमें थोड़ी बहुत आवाज़ उठानी चाहिए ताकि हम थोड़ा स्लो जाएं। होगा तो सब कुछ, आने वाले वक्त में होगा सब कुछ। देखें जो पुराने कोई ओहदों पर बैठे हैं वो जाएंगे, नए लोग आएंगे, नए लोगों को ये सब कुछ ठीक लगेगा। फिर उसके बाद यंगस्टर्स आएंगे, यंगस्टर्स इन चीज़ों के खुद आदी होंगे, फिर वो खुद ही इजाज़त देंगे, हाँ हाँ करें, क्या बात है यार, तरक्की इसी का नाम है। सऊदीया में भी तो देखें ना, वहाँ पर वो लोग कॉन्सर्ट्स करवाते हैं सऊदीया में, जहाँ से गुजरते हुए भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि हंस के ना गुजरना, और अगर मुमकिन हो तो यहाँ से रोते हुए गुजरना, क्योंकि यहाँ पर अल्लाह का अजाब आया था एक कौम पर। तो आप सोचेंगे वहाँ पर सऊदीया वाले अब कॉन्सर्ट्स करवाते हैं ऐसी जगहों पर, बड़े बड़े खंडरात वो पुराने ज़माने के वहाँ पर कॉन्सर्ट हो रहे होते हैं, ये दिखाने के लिए नहीं कि देखो ये इबरत का निशान बनी कौम। क्यों बनी? इन्होंने अल्लाह का हुक्म नहीं माना। लेकिन वहाँ पर कॉन्सर्ट्स करवाए जाते हैं कि देखें कितनी हमारी तारीखी जगह। खैर, इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं अर्जुमन रहीम के बारे में। ये हमारी एक एक्ट्रेस हैं, काफ़ी सालों से मुसलसल अच्छा काम कर रही हैं। इन्होंने एक अच्छा वाक़या बताया। इन्होंने कहा कि एक वक्त मेरे पर ऐसा आया जब मुझे यूँ लगता था कि मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। मेरी हार्ट बीट कभी स्लो कभी तेज़, मुझे ठंडे पसीने आने लगते थे, मुझे यूँ लगता था कि अभी मुझे कुछ हो जाएगा, क्योंकि मेरे वालिद साहब को मेरे सामने हार्ट अटैक हुआ था और मुझे लगता था कि अभी कुछ ही दिन बाद मुझे भी हार्ट अटैक हो जाएगा। हर वक्त मैं इसी सिचुएशन में रहती थी और मुझे इतनी ज़्यादा घबराहट होती थी, मैं डरती थी कि अभी हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाऊंगी। लेकिन फिर जब मैं डॉक्टर के पास गई तो मुझे पता चला एंजाइटी है और एंजाइटी का इलाज है। ये खबर इसलिए शामिल करना ज़रूरी थी और अब इसको आप लोगों ने समझना भी है कि ज़िंदगी में आपको बेशुमार बार ऐसा लगता है, अनगिनत बार ऐसा लगता है कि भाई आने वाले वक्त में मेरे पास पैसा ना हुआ तो मैं क्या करूँगा, मैं तो मर जाऊँगा। और वही जो आपके अंदर एक सिचुएशन पैदा होती है तो आप क्या करते हैं, बस मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, और इसी चक्कर में या तो आप बहुत अच्छा कर जाते हैं या बहुत गलत कर देते हैं। एक अच्छी सोच के साथ प्रॉपर आप मसलसल एक रास्ते पर चलते हैं तो वक्त के साथ साथ अल्लाह आपको रिस्क देता है, कभी थोड़ा कभी ज़्यादा। फिर आप कुछ सेविंग करते हैं, कुछ चीज़ें बनाते हैं, मुश्किल वक्त में वो चीज़ें कोई बिकती हैं। सभी ऐसे करते हैं। जो कल को कभी सुपरस्टार्स थे आज वो अपनी जायदाद कुछ बेचते हैं, कोई दुकान बेचता है, किसी ने दुकानें किराए पे लगाई, किसी ने प्लाजे बनाए, किसी ने कुछ अच्छा जो है वो इन्वेस्ट किया हुआ है। तो सारे इसी तरह कहीं ना कहीं पैसा कमाते हैं और अपना बुढ़ापा गुजारते हैं। लेकिन जब आपके अंदर ये चीज़ें पैदा होना एकदम से, यार आने वाले वक्त में पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरे साथ क्या होने वाला है, तो ये एंजाइटी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इन फ्यूचर की फ़िक्र ज़रूर करें, लेकिन इस कदर नहीं कि आपका मौजूदा वक्त इंतहाई मुश्किल में गुजरे और आप कुछ ऐसा कर जाएं जिससे आपको नुकसान हो। खैर, ये उन्होंने सुनाया, मैंने सोचा आपको भी सुनाऊं ताकि आप भी कुछ सीखें। और खुश रहा करें, खुश रहा करें, कोशिश किया करें कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं आपके अपने, उनको खुश रखा करें। इर्द गिर्द से मुराद अपने बहन भाइयों को, अपने भांजियाँ, भतीजे, भाई, जो आपसे खुश हो सकता है। नहीं हो सकता तो ज़रूरी नहीं है कि खुद को मुश्किल में डाल के किसी को खुश करो। अपने मेंटल हेल्थ की केयर बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये केयर नहीं करेंगे तो फिर एक वक्त आएगा कि आप पागल हो जाएंगे, और पागल होने से बेहतर है कि अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और पता नहीं अच्छी बातें होती हैं, बोरिंग होती हैं, कुछ लोगों को अच्छी लगती हैं, कुछ लोगों को लगता है बहुत लंबी वीडियो होती है। भाई 15-20 मिनट की वीडियो होती है, 24 घंटे में थोड़ा सा टाइम कहीं काम करते करते सुन लिया करो यार। चलो, मुझे भी आपके कमेंट्स पढ़ के अच्छा लगता है। और जिन लोगों को यार थोड़ी लंबी वीडियो लगती है, क्या करूँ यार,
बोलता हूँ तो बोलते ही चला जाता हूँ, बर्दाश्त कर लिया करो। खैर है, वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी होती है ना, कोई बात नहीं। खैर है यार, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।